इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। ये भी कोई मोबाइल नंबर ही है। अव्वल खान ने स्क्रीन पर देखकर ऐलान किया, हाँ ये मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। मास्टर से वो मोबाइल पर राब्ता करते थे। मैंने तायद की। वो दोनों मास्टर के वहां पर मेरे पीछे लगे हुए थे। उन्होंने मेरे अगवा में कामयाबी हासिल करते मास्टर को खबर कर दी होगी। मोबाइल से डायल किया जाने वाला आखिरी नंबर उसी का होगा। आखिरी गुफ्तगू के बाद वो कराची से इतनी दूर निकल गए थे कि उनके फ़ोन के सिग्नल काम ही नहीं कर रहे थे। अगर सिर्फ एक नंबर का मामला है तो काम हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि फ़ोन मुतहर्रिक रहता है, इसलिए यह पता चलाना मुश्किल होगा कि खास वक्त पर कोई नंबर कहाँ और किसके इस्तेमाल में था। अव्वल खान बोला, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैंने उलझन अमेज नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, फोन मुतहर्रिक हो तो हुआ करे। यह नंबर और कनेक्शन जिस किसी के नाम पर दिया गया होगा उसका पूरा पता कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद होना चाहिए। वो भी मिल जाएगा, लेकिन फोन उसके जेरे इस्तेमाल ना हुआ तो तुम क्या करोगे? उसकी उलझन मेरी समझ में आ गई। मैंने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, अगर मोबाइल नंबर मेरा है तो उसके सही या गलत इस्तेमाल की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। फोन गलत हाथों में चला जाता है या चोरी हो जाता है तो मेरा फर्ज है कि कंपनी को इतला देकर नंबर बंद करा दूं। गलत इस्तेमाल जारी रहता है तो इसके नताइज की पूरी जिम्मेदारी मुझे कबूल करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि तुम इस नंबर के मालिक पर हाथ डालोगे? अव्वल खान ने ताई तलब लहजा में पूछा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए नरमी से जवाब दिया। वो खुद मास्टर है या फिर हमें मास्टर का पता बताएगा जो इसका फोन इस्तेमाल कर रहा है? अब मैं इस बारे में पूरे एतमाद से बात कर सकूंगा। अव्वल खान ये कहकर फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। इस मरतबा कत्ल खून रेजी का सिलसिला ज्यादा ही तेज और दराज हो गया है। गजाला ने तबसरा किया, तुम इसका जिम्मेदार किसे करार देती हो? सुल्तान शाह उसकी तरफ देखकर फौरन ही मुतवज्जा हो गया। हालात पर किसी का इख्तियार नहीं होता, वो अपनी रफ्तार से रुनुमा होते चले जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं डाली जा सकती। कृष्ण कुमार और हरिचंद बहुत मुश्किल से हाथ आए थे। सुल्तान शाह ने उसे याद दिलाया, इन दोनों अमवात में खासा वक्फा भी आया था। इस रफ्तार को तुम तेज नहीं कह सकती। हम में से कोई भी बेमकसद खूनरेजी का शौकीन नहीं है। कल सिर्फ जगदीश मोहन की खुदकुशी की खबर आई थी, आज मरने वालों की तादाद 4 हो चुकी है। गजाला बोली, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि शहर वालों के लिए एक दिन में 4 कत्ल खौफ व हिरास का सबब भी बन सकते हैं। मजबूरी है। सुल्तान शाह अपने शाने उचका कर बेपरवाही से बोला, रवि को दुश्मनों ने मारा, उसके 2 कातलों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी डैनी के सर जाती है। श्याम खुद अपनी गलती का निशाना बना। हमारे हिसाब में तो सिर्फ 2 खून हुए हैं। तुम लोग बख्शी को क्यों भूल रहे हो? वीरा ने उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, वो भी आज ही का वाकया है। वो जिंदा है तो क्या हुआ, इसकी हालत किसी मुर्दे से भी बदतर है। आज का कुल स्कोर 5 है। यह जिक्र छेड़कर तुम किसी को मुलामत करना चाह रही हो या महज अपने दुख का इजहार कर रही हो? मैंने वीरा से पूछा। मुझे ना पकड़ो, वीरा दोनों हाथ फिजा में उठा के बोली। मुर्दे शुमारी की इब्तिदा गजाला ने की थी। अव्वल खान फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने हाथ उठाकर हमें खामोश रहने का इशारा किया और जेब से अपना बाल पेन निकाल लिया। दूसरी तरफ की बात सुनकर वो सामने पड़े हुए पैड पर कुछ लिखता रहा। फिर उसने तशक्कुर अमेज कलमात के साथ सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फोन अफसल नामी किसी शख्स के नाम पर है जो गुलशन इकबाल के फ्लैट में रहता है। अव्वल खान ने ऐलान किया, खुदा का शुक्र है कि इस सिलसिले में किसी मुसलमान मुजरिम का नाम भी सुनने में आया। वीरा बेसाख्ता बोल पड़ी, हिंदुओं के साथ उस्ताद जैकब का नाम सुनकर मुझे कोफ्त हुई थी कि उस्ताद जैकब को भारतीयों के लिए काम करने की क्या जरूरत थी। काफी दिनों से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे शहर में रहने वाले सारे मुसलमानों ने जराइम में हिस्सा लेने से तौबा कर ली हो। तुम मारूथी वाली बात कह रही हो, हम जानबूझकर हिंदुओं को नहीं घेर रहे। सुल्तान शाह ने जवाब दिया, तुमको बोलने का पूरा हक हासिल है क्योंकि मेमन गोड के ग्रीन फार्म से तुम ही ने कृष्ण कुमार को पकड़ा था और अभी तक अपनी इस इकलौती कारकर्दगी पर बगलें बजा रहे हो। वीरा ने चुपते हुए तंजिया लहजा में कहा, ना मालूम हो गया, मैं मास्टर के नंबर पर फोन करूंगा। मैंने इस बहस को वहीं खत्म करते हुए अपनी जगह छोड़ दी। अव्वल खान के करीब सोफे पर बैठकर मैंने अपने घर के फोन से वो मोबाइल नंबर मिलाना शुरू कर दिया जो हमें उस्ताद जैकब के मोबाइल फोन की मेमोरी से मिला था। मैंने वो नंबर स्पीकर फोन के जरिए मिलाया था ताकि सब लोग गुफ्तगू से आगाह हो सके। दूसरी घंटी बजने पर स्पीकर फोन पर एक भारी सी मर्दाना आवाज में हेलो की आवाज उभरी। मुझे 99% यकीन था कि वो फोन नंबर अपने असल मालिक के इस्तेमाल में नहीं था। मैंने कहा, मुझे अफजल से बात करनी है। अफजल इस वक्त मौजूद नहीं है। मेरी तवक्का के मुताबिक सर्द मैरी से जवाब दिया गया, फोन मेरे इस्तेमाल में है, मुझे से बहुत जरूरी काम है।
وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ میں نے اصرار کیا۔ وہ فون میرے پاس چھوڑ کر کہیں گیا ہوا ہے، اپنا نمبر دے دو، وہ آئے گا تو تمہیں فون کر لے گا۔ میں پبلک کال آفس سے بات کر رہا ہوں، اپنا نمبر نہیں دے سکتا، میں نے اطمینان سے جواب دیا، کیونکہ اس زمانے میں موبائل فون وغیرہ پر کال کرنے والے کا نمبر آنے کی سہولت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے خشک لہجے میں جواب دیا، کیا تم کون بول رہے ہو؟ مجھے اپنا پتہ بتا دو۔ میں نے اس کے لہجے کا اثر لیے بغیر سادگی سے کہا، میں سیدھا تمہارے گھر پہنچ جاتا ہوں، افضل تمہارے پاس واپس آئے گا تو میں اس سے مل لوں گا۔ میں اس کا دوست ہوں اور اجنبیوں کا اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتا۔ اسے ملنا ہے تو میری بجائے اس کے گھر جاؤ۔ اس منہ توڑ جواب کے ساتھ ہی اس نے اپنی طرف سے فون بند کر دیا۔ ویل ڈن، ویرا تحسین امیز لہجے میں بولی، تم نے بہت معقول گفتگو کی ہے۔ وہ کوئی تند خو اور کٹکھنا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہی ماسٹر ہے، چاہو تو اب میں اسے فون کر کے تنگ کر سکتی ہوں۔ میں نے اسپیکر فون بند کر دیا اور کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پیچھا کیا گیا تو وہ خطرہ بھانپ کر بھڑک جائے گا۔ اسی وقت اس جیکب کا موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سب یوں حیرت سے اس انسٹرومنٹ کو دیکھنے لگے جیسے کسی موبائل فون کی مترنم گھنٹی کی آواز زندگی میں پہلی بار سنی ہو۔ میں خود بھی اس اچانک کال پر حیران تھا۔ گھنٹی بجنے دو۔ اول خان کو اپنی گود میں بجنے والے فون کی طرف متوجہ پا کر میں جلدی سے کہا، یہ کال سننے کی ضرورت نہیں، یہ کال ماسٹر کی ہو سکتی ہے۔ وہ جیکب کے بجائے کسی اور کی آواز سنے گا تو شبے میں پڑ جائے گا۔ ابھی اس کا ہوشیار ہونا مناسب نہیں ہے۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ماسٹر کی کال ہے؟ ویرا نے اعتراض کیا، جیکب گینڈے کے لیے کوئی اور بھی کام کر سکتا ہے۔ موبائل فون کی گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی، جسے فون کرنے والے کی بے قراری اور بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے ویرا سے کہا، مجھے تمہاری بات سے پورا اتفاق ہے، جیکب کو کوئی بھی فون کر سکتا ہے، مگر غالب امکان ماسٹر کی کال کا ہے۔ فون میرے قبضے میں آئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ اس دوران میں یہ پہلی کال ہے جو ماسٹر سے میری چھیڑ چھاڑ کے فوراً بعد آئی ہے۔ اس وقت ماسٹر کو جیکب اور ارجن کے مشن کی کامیابی کی آخری خبر کا بے چینی سے انتظار ہوگا۔ انہیں رپورٹ دینے میں غیر معمولی تاخیر ہو چکی ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ وہ ان سے اس تاخیر کا سبب جاننا چاہے گا۔ یہ کے بعد دیگرے 10 گھنٹیاں بجنے کے بعد موبائل خاموش ہو گیا۔ ویرا کہہ رہی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا تھک کار کر خاموش ہو گیا۔ اب یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ کال کہاں سے آئی تھی، اس لیے اس بحث کو یہیں ختم کر دو۔ سلطان شاہ نے بات آگے بڑھائی، افضل گلشن میں رہتا ہے، اس وقت ہم بھی گلشن میں ہیں، کیوں نہ ذرا سی زحمت کر لی جائے؟ افضل مل گیا تو ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سلطان شاہ کی وہ تجویز بر وقت اور لاجواب تھی۔ میں نے بھی ماسٹر کے موبائل فون پر کام کا آغاز اسی نظریے سے کیا تھا کہ ماسٹر کا کھوج لگانے کی ابتدا فون نمبر کے مالک سے کی جائے۔ مجھے وہ واضح فیصلہ صادر کرنے میں ذرا تاخیر ہو گئی تھی، مگر سلطان شاہ سبقت لے گیا تھا۔ اس کام کے لیے اول خان میرا موزوں ترین مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ ریٹائرڈ فوجی افسر تھا، اس کے چہرے پر پائی جانے والی پیشہ ورانہ سختی اور ہیبت سے کوئی بھی شخص آسانی سے متاثر ہو سکتا تھا۔ اقبال پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ تاثر بھی دیا جا سکتا تھا کہ اول خان کسی ایجنسی کا ذمہ دار افسر تھا۔ یہ بات غلط بھی نہ ہوتی کیونکہ ایس ٹی ایف ریکارڈ میں کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود ایک خفیہ سرکاری ایجنسی تھی۔ سلطان شاہ معاملے کی اہمیت کو سمجھ رہا تھا، اس نے میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ غزالہ ہمیں رات کے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی، مگر میرے نزدیک وہ کام زیادہ اہم تھا۔ میں اول خان کی گاڑی میں اس کے ساتھ نکل کھڑا ہوا، کیونکہ میری کار کلفٹن سے بازیابی کے باوجود ضابطے کی کچھ کارروائیوں کی وجہ سے گھر نہیں لائی جا سکی تھی۔ گلشن اقبال میں رہائش کے باوجود پتوں کے بارے میں میری معلومات ناقص تھی۔ کچھ یہی حال اول خان کا بھی تھا، لیکن ایک اسٹیٹ ایجنسی سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم بیت المکرم مسجد کے عقب میں واقع پرانے فلیٹوں کے اس بلاک کے سامنے پہنچ گئے جہاں اقبال کی رہائش تھی۔ عمارت کی خستہ حالی اور دیکھ بھال سے مکینوں کی بے پرواہی کی بنا پر یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہاں متوسط اور نچلے متوسط طبقے کے وہ تنگ دست سفید پوش مقیم تھے جو اپنے بنیادی اخراجات پورے کرنے کے بعد اپنے گھروں کی اندرونی یا بیرونی تزائین و آرائش کے لیے کچھ بھی پس انداز نہیں کر پاتے۔ ہم گرد میں اٹے ہوئے بوسیدہ زینے طے کر کے پہلی منزل پر پہنچے تو وہاں تنگ کوریڈور میں 4 بند دروازے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے صرف ایک پر نام کی تختی آویزاں تھی اور وہی افضل کا فلیٹ تھا۔ میں نے دروازے کی چوبی چوکھٹ میں لگا ہوا ڈور بیل کا بٹن دبایا۔ ساخت کے اعتبار سے وہ فلیٹ تنگ اور مختصر نظر آ رہے تھے، لیکن بٹن دبانے کے جواب میں مجھے گھر کے کسی حصے سے گھنٹی کی گونج نہیں سنائی تھی۔ چند ثانیوں تک انتظار کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر بٹن دبایا۔ اس بار بھی نتیجہ تبدیل نہیں ہو سکا۔ گھنٹی بجی، نہ کسی نے دروازے پر آنے کی زحمت کی۔ دستک بہتر رہے گی، اول خان نے یہ کہہ کر دروازہ بجا ڈالا۔ وہ تدبیر بار آور ثابت ہوئی۔ اندر سے چٹخنی کھلنے کی آواز آئی، جو بھی پٹ نے خفیف سی حرکت کی اور اس کے پیچھے سے ایک نرم اور سہمی ہوئی نسوانی آواز آئی، کون ہے؟ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ اس دور میں وہ بہت غیر روایتی بلکہ متروک جواب تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شہر کے کچھ حصوں میں ایسے گھرانے بھی آباد تھے جہاں بھولی ہوئی روایات کی پاسداری کی جا رہی تھی۔
मैंने इंतहाई खलीकाना अंदाज में मुद्दा बयान कर दिया। हम अफजल साहब से मिलने आए हैं, वो कहाँ हैं? क्या आप उनके कोई दोस्त हैं? मुतजस्सिस मगर झिझकती हुई निस्वानी आवाज उभरी। दोस्त नहीं है, एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। मेरा दिल किसी सख्ती पर मायल नहीं हो रहा था। फिर आप बाहर इंतजार कर लें, वो दफ्तर से वापस आने ही वाले होंगे। हम उसे नहीं पहचानते। मुझसे पहले अव्वल खान बोल पड़ा। बाहर उसे कैसे पहचानेंगे? वो होंडा 50 पर दफ्तर आते जाते हैं। सीधे ऊपर चले आए तो मैंने आपके पास भेज दूंगी। इस जवाब के साथ दरवाजा बंद हो गया। हमने खातून खाना से मुज़ाकरात कर लिए थे, मगर उसकी एक झलक भी देखने में कामयाब नहीं हो सके थे। मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं कोई गलती हुई है। अगर वो इसी घर में रहता है तो मोबाइल फोन उसकी बसात से बाहर है। मैंने जीने से उतरते हुए तफक्कुर अमीज लहजे में अव्वल खान से कहा, तंगदस्ती और कदामत परस्ती में मोबाइल फोन की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। बख्शी और मास्टर जैसे लोग पुष्पनाही कर रहे हों तो सब कुछ मुमकिन है। तुमने सुना नहीं कि वो होंडा 50 का मालिक है? मैं हंस पड़ा। तुम इस शहर में रहते हो लेकिन तुम्हारा मुशाहिदा बहुत कमजोर है। होंडा 50 की बहुत आफादियत है, मगर वो अब सवारी के बजाय बार बर्दारी के लिए मखसूस होकर रह गई है। गवाले और छोटे दुकानदार इस पर मनो सामान लादे फिरते हैं। हो सकता है कि उसने कोई फटीचर सी मोटरसाइकिल दे रखी हो। इसके हालात में मुझे बख्शी का साया नजर नहीं आता। थोड़ी देर इंतजार किए लेते हैं, हर बात सामने आ जाएगी। वो आखिरी जीना उतर कर गाड़ी की तरफ चल दिया। हमें तकरीबन 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। फिर एक शोर मचाती हुई साल खोरदा सी होंडा 50 नजर आई जो इन जीनों के करीब आकर रुक गई। पुख्ता उम्र सवार ने इंजन बंद करने के बाद इसे जीने के बराबर वाली खाली जगह में धकेल कर मुकफ्फिल किया और दोनों हाथों से अपने बाल संवारता हुआ जीनों की तरफ बढ़ा। इस दौरान में हम दोनों गाड़ी से उतरकर उसके करीब पहुंच चुके थे। अफजल, हम काफी देर से तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, मैंने उसे पुकारा। वह हैरान परेशान सा हमारी तरफ पलटा और रजानियत से बोला, तुम कौन हो? मुझे कैसे पहचानते हो? ऊपर बैठना शायद दुश्वार हो, यहीं हमारी गाड़ी में आ जाओ। हम एक मामले की तफ्तीश के लिए आए हैं, मैंने उसके सवालों को नजरअंदाज करके कहा। तफ्तीश का लफ्ज निशाने पर लगा और वो मजीद कुछ कहे सुने बगैर मेरे साथ हो लिया। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो मेरे इशारे पर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। अव्वल खान बाहर ही खड़ा रहा। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर अपना पहला और बुनियादी सवाल कर डाला, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन कहाँ है? मेरा मोबाइल फ़ोन? उसने हैरत और बेयकीनी से दुहराया। मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। उसने लम्हा भर के लिए खामोश होकर थूक निकला। फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं म्यूनसिपालिटी में काम करता हूँ, एक गरीब क्लर्क हूँ, घर का खर्च मुश्किल से चलता है। मोबाइल फ़ोन जैसा महंगा शो कैसे कर सकता हूँ? फिर मुझे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमसे अड़ने की कोशिश मत करो अफजल, रिकॉर्ड गलत नहीं हो सकता। तुम्हारे नाम पर मोबाइल फ़ोन कनेक्शन है और इस्तेमाल हो रहा है। तुम यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तुम्हारे मुकद्दर की सबसे बड़ी खराबी यही है कि वो तुम्हारे पास नहीं, एक खतरनाक कातिल के पास है और तुम्हारे नाम से इस्तेमाल हो रहा है। ओह खुदा! उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। तुम क्या कह रहे हो? मेरे दफ्तर में मालूम कर लो, मेरे पड़ोसियों से पूछ लो। मैं गरीब जरूर हूं मगर शरीफ और इज्जतदार आदमी हूं। किसी कातिल से मेरा क्या वास्ता? तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है। खौफ से उसका चेहरा धुआं हो गया था, आवाज कांप रही थी, सच्चाई उसके एक एक लफ्ज से झलक रही थी। मुझे उसके दावे पर यकीन आ गया। फिर भी मैंने तमाम हुज्जत के लिए बात जारी रखी। देखो, शनाख्ती कार्ड और फोन, गैस या बिजली के बिल की नकल के बगैर मोबाइल फोन नहीं दिया जाता। कोई तुम्हारे नाम से गलत फायदा उठा रहा है तो उसे इन चीजों तक रसाई हासिल है। वो तुम्हारा कोई दोस्त भी हो सकता है। जरा मुझे सोचने दो। उसकी लरजती हुई आवाज उभरी। मुझे नहीं मालूम था कि इन चीजों से ऐसा खतरनाक काम भी लिया जा सकता है। तो क्या ऐसा ही हुआ है? किसी ने तुम्हें धोखा दिया है? मैंने बेचैनी से पहलू बदल कर पूछा। उसने डैशबोर्ड की आड़ में मेरे सामने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और रो देने वाली इल्तिजाइया आवाज में बोला, मुझे मुआफ कर दो। किसी कातिल से मेरा कोई ताल्लुक है न वास्ता। 500 रुपए के लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। मुझसे गलती जरूर हुई है। मुआफी तलाफी की नौबत बाद में आएगी, पहले पूरी बात बताओ कि क्या हुआ है। उसने मायूसी से दोनों हाथ अपनी गोद में रख लिए और बोला, मैंने 500 रुपए लेकर अपने शनाख्ती कार्ड और बिजली के बिल की एक एक फोटो कापी लक्ष्मी को दी थी। हो सकता है कि उसकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई हो। यह लक्ष्मी कौन है? मैंने उसकी जुबान से एक जनाना नाम सुनकर हैरत से पूछा। म्यूनसिपैलिटी में सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करती है। उसने किसी पसो पेश के बगैर बताया। तुम सूरत से तो ऐसे नहीं लगते कि अपने महकमे की भंगनों से दोस्तियां करते फिरो। वो भंगन नहीं है, बस हाजिरी लगाने के लिए दफ्तर आती है और इधर उधर बैठकर गपशप करने के बाद वापस लौट जाती है। दफ्तर से छुट्टी करने के बाद वो 2-4 घरों में खाना पकाने, बर्तन धोने और सफाई करने के काम करती है। तुम उसे जो चाहो कहते रहो, उसे असलियत नहीं बदलती। वो भंगन है और भंगन ही रहेगी। उसे तुम्हारे इन दोनों कागजों की नकल की क्या जरूरत थी? इस बार मैं अपनी नापसंदीदगी बल्कि बरहमी पर काबू नहीं पा सका। तुम गलत समझ रहे हो।
उसने अपनी सफाई पेश की। इससे मेरी दोस्ती नहीं है, वक्त गुजारने के लिए वो कभी कभी मेरे पास आकर बैठ जाती है। वो हमदर्द और खुश इखलाक है। अपने मसाइल उसे सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। उससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अफजल से मेरा ताल्लुक नहीं था, लेकिन मेरे ज़हन में उसकी जो तस्वीर बन गई थी उसे उसके एतराफ़ से नुकसान पहुंचा था। मैंने बेसाख्ता तंज से कहा, तुमने ये नहीं बताया कि वो जवान और खूबसूरत भी है, दफ्तर के मर्दों से दोस्तियां करती है तो आज़ाद ख्याल भी होगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो कराहा, वो खुद शक्ल है मगर जवान नहीं, तजर्बेकार है, कभी कभी काम के मशवरे भी देती रहती है। भाड़ में जाए, मैंने दिल ही दिल में सोचा। वो अफजल और लक्ष्मी का ज़ाती मामला था। इस बारे में जज्बाती होकर मैं अपने मौजू और मकसद से बहक रहा था। मैंने रुखाई से कहा, मुझे सिर्फ ये बताओ कि उसे तुम्हारे वो दोनों कागज़ खरीदने की क्या ज़रूरत थी, वरना सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। इतना कुछ जान लेने के बाद भी अफजल के दिल में लक्ष्मी के लिए नरम गोशा मौजूद था। मैं उसे अक्सर अपनी तंग दस्ती का रोना रोता रहता था। एक दिन उसने बताया कि वो जिन घरों में काम करती है उनमें से एक में रहने वाले एक बड़े अफसर को किसी शरीफ आदमी की इन 2 कागज़ों की नकलें दरकार थीं, जिनके लिए वो कुछ पैसे भी दे सकता था। मैं लालच में आ गया। तुमने ये नहीं सोचा कि ऐसे कागज़ों की क्या ज़रूरत हो सकती है? मैंने उसीली आवाज़ में पूछा। सोचा था और लक्ष्मी से पूछा भी था। वो जाहिल औरत है। उसने जो कुछ बताया उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि बिजली वालों ने उस अफसर को कई लाख रुपए का बिल भेज दिया था, जिसे दुरुस्त कराने के लिए उसे 2-4 दूसरे बिलों वगैरह की नकलें दरकार थी। इम्काना बात है, मैंने उसकी बात काट दी। इस जायज़ काम के लिए उसे दूसरों से कागज़ खरीदने की क्या ज़रूरत थी? वो बहुत बड़ा अफसर है तो अपने 2-4 साथियों या महतहतों से मुफ्त में वो कागज़ ले सकता था। उसे अपने घर में काम करने वाली भंगन से मदद लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम ठीक कह रहे हो, उसने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। ये सोचने वाली बातें थी जो मेरे जहन में नहीं आई। वो चंद सानियों के लिए खामोश हुआ और फिर मुताज़फाना लहजे में बोला, लालच इंसान की अकल और आंखों पर पट्टी बांध देता है। मुझे कुछ नहीं सूझा। थोड़ी देर पहले मैंने उसे बिल्कुल बेगुनाह समझ लिया था। उसकी और लक्ष्मी की कहानी सुनने के बाद वो अपने दर्जे से गिर कर मुश्तबा करार पा चुका था। वो बात का मामला था, इस वक्त दूसरी बातें ज़्यादा अहम थी। मैंने पूछा, ये कब का वाक़या है? शायद 3-4 महीने की बात है। 500 रुपये हाथ आए तो मेरे कई रुके हुए काम निकल गए थे। शायद इतनी ही मुद्दत से वो फ़ोन गलत हाथों में इस्तेमाल हो रहा है। इस अफसर का नाम और पता क्या है? मैं नहीं जानता, उसे बेबसी से जवाब दिया। मुझे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं पेश आई। यह मामला बहुत संगीन और अहम है। खामोशी से इस अफसर तक पहुंचना ज़रूरी हो गया है। मैंने उसे वार्निंग दी। तुम कह रहे थे कि फ़ोन किसी खतरनाक कातिल के इस्तेमाल में है। लक्ष्मी उस अफसर की नरम दिली की अक्सर तारीफ करती रहती थी। बाज़ लोग बहरूपी होते हैं, जिंदगी भर कामयाबी से अपना असल चेहरा छुपाए रहते हैं। इस वक्त लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? अपने घर पर होगी। मैं उसका घर नहीं जानता। इतना मालूम है कि वो रनछोड़ लाइन में कसीरों के महल्ले के आसपास कहीं रहती है। इसे गाड़ी में बैठा रहने की हदायत करके मैं नीचे उतर गया। मैं अव्वल खान से मशवरा करने की जरूरत महसूस कर रहा था। मैंने अफजल से जरूरत से ज्यादा बातें कर डाली थी। अव्वल खान को मैंने कारामद मालूमात का खुलासा सुना दिया। मोबाइल फोन कंपनी का रिकॉर्ड गलत नहीं हो सकता था। मेरा ख्याल है कि हमने सही सुराग पा लिया है। अब बेखबरी में इस अफसर के सर पर पहुंचना जरूरी हो गया है। यह फैसला तुम्हारी स्वाबदीद पर मुनहसर है कि इस कामयाबी तक अफजल को आज़ाद रखने का खतरा मोल लिया जा सकता है, ये इसे बंद करना पड़ेगा। अव्वल खान ने मेरी पूरी रुदात सुन लेने के बाद नपे तुले अंदाज में अपनी राय दे डाली। अगर वो कोई आला मकामी अफसर है और मेजर बख्शी या रावालों का आलाकार बना हुआ है तो ये सदमे की बात है। मैं इससे हरामजादे का खून पी जाऊंगा। मैंने अपने बदन में दौरान खून की हिद्दत महसूस करते हुए कहा, अफजल को इस वक्त आज़ाद छोड़ा जा सकता है। सुबह दफ्तरी औकात के आगाज से पहले लक्ष्मी से इसकी मुलाकात होने का कोई इम्कान नहीं है। यह हमारे लिए खराबी पैदा नहीं करेगा। तुमने इससे मुज़ाकरात किए हैं, तुम्हारी राय पर मैं हर्फ गिरी नहीं कर सकता। इस नई कहानी ने मुझे चकरा कर रख दिया है। रावाले एक तरफ नहायत आला पैमाने पर बैनुल अक़वामी साजिशें करते हैं और अब एक मकामी भंगन की सतह पर काम लेते हुए नजर आए। ये बात दुहराने वाली नहीं थी मगर हकीकत थी कि अपने काम में वही सीक्रेट एजेंट सुरखरू होते हैं जो दुश्मन की सरजमीन पर पहुंचने के बाद अपने मर्तबे को भूलकर हर वक्त हालात से समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी अना और मर्तबे को भूलकर हर वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ और मिशन की कामयाबी को मुकद्दम रखते हैं। मैंने कहा, हम इसे छोड़कर वापस चलते हैं। ये इनका शरीक जुर्म नहीं है, नादानिस्तगी में आलाकार बना है। इससे फिर पूछ लो कि इसने किसी फार्म पर या तहरीर पर दस्तखत तो नहीं किए थे। अव्वल खान ने याद दहानी कराई। फोन कनेक्शन की हर दरख्वास्त पर मुजव्जा सारिफ के दस्तखत मौजूद होने जरूरी होते हैं। लक्ष्मी को इन कागजों के सही मसरफ के बारे में नहीं बताया गया था। इसने अफजल को बिजली की जायद बिलिंग की कहानी सुनाई थी। मुझे तवक्का थी कि वो इबाहम बरकरार रखने के लिए अफजल से किसी भी तहरीर या फार्म पर दस्तखत नहीं लिए गए होंगे। उसके शनाख्ती कार्ड की नकल हाथ लग जाने के बाद कोई भी जालसाज आसानी से हर किस्म के दस्तखतों की नकल कर सकता था।